गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेम रासुंडा की थ्योरी बुक के क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन फैमिली के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम यूनिट नंबर 10 एग्रोनॉमी का यूनिट नंबर 10 क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यूनिट नंबर 10 क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट कल्टीवेशन इज पैडी कल्टीवेशन। देयर साइंटिफिक नेम इज ओराइजा सेटाइवा and their chromosome number is 2n equal to 2s equal to 24. Basic chromosome number is equal to 12. First point related to paddy cultivation. Rice is the staple food of more than 60% वर्ल्ड पॉपुलेशंस, यानी 60% से अधिक विश्व जनसंख्या का धान एक स्टेबल फूड होता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल साउथ ईस्ट एशिया अबाउट 90% ऑफ राइस ग्रोन इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यानी साउथ ईस्ट एशिया के सर्वाधिक लोग जो होते हैं 90% राइस को पूरे विश्व में उगाते हैं और इसका उपभोग भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए क्रॉप ऑफ वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड आल्सो ग्रोन इन ह्यूमिड रीजन्स ऑफ सब ट्रॉपिक्स। इट इज ए क्रॉप ऑफ वाटर वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी राइस जो होता है वो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट की एक फसल होती है। एंड आल्सो ग्रोन इन ह्यूमिड रीजन्स ऑफ सब ट्रॉपिक्स, और यह सब ट्रॉपिक्स के ह्यूमिड रीजन में उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्रॉप पैडी कल्टीवेशन। इन इंडिया राइस occupies the first position among the cereals in respect of both area and productions, यानी दोनों एरिया एंड प्रोडक्शंस के रिस्पेक्ट में सभी प्रकार के सीरियल्स में पहला पोजीशंस आपका इंडिया रखता है। इन केस ऑफ इंडिया, फिर से एरिया एंड प्रोडक्शंस दोनों के रिस्पेक्ट में सभी प्रकार के सीरियल्स में देखा जाए तो भारत में राइस का पहला पोजीशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइस कंटेन्स लेस देन 6 to 7% प्रोटीन इन विच राइस एंड इन वाइट राइस, यानी सफ़ेद राइस में प्रोटीन की मात्रा वाइट राइस में प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% से कम ही पाई जाती है, जबकि 7.9% इन ब्राउन राइस एंड कंटेन्स 2 to 2.5% फैट विच लास्ट ड्यूरिंग मिलिंग, यानी कि मिलिंग के दौरान फिर से राइस में यानी वाइट राइस में प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% तक पाई जाती है, जबकि ब्राउन राइस में प्रोटीन की मात्रा 7.9% या फिर 8% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और राइस में 2 से 2.5% जो फैट की मात्रा होती है वो मिलिंग के दौरान या फिर धान की दराई के समय ही नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हलिंग परसेंटेज इन राइस इज 66% और 2/3 अपन पैडी, यानी राइस का जो हलिंग परसेंटेज होता है वो 66% होता है, या फिर इसी को हम 2/3 ऑफ पैडी के नाम से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन जनरल सीरियल्स क्रॉप्स रिक्वायर्ड अबाउट 400 से 500 लीटर ऑफ वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ प्लांट ड्राई मैटर, यानी कि राइस के केस में 1 किलोग्राम ड्राई मैटर से 1 किलोग्राम ड्राई मैटर को उत्पन्न करने के लिए फिर प्रोड्यूस करने के लिए 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। किसके केस में? तो अनाज वाली फसलों के केस में। नेक्स्ट पॉइंट, बट राइस कंज्यूम्स 10 times मोर
वाटर। लेकिन राइस ही एकमात्र ऐसी फसल है जो 5,000 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है 1 किलोग्राम राइस के ग्रेन को प्रोड्यूस करने में। यानी सभी प्रकार के जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं वे 1 किलोग्राम ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए 400 से 500 लीटर पानी की मात्रा कंज्यूम करते हैं। बट राइस एकमात्र ऐसी सीरियल क्रॉप्स है जिसे 1 किलोग्राम ड्राई मैटर या फिर 1 किलोग्राम ग्रेन को उत्पन्न करने के लिए 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन राइस फील्ड टू प्रिवेंट डिनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग लॉसेस nitrogenous fertilizer should be incorporated in reduced zone so that the process of nitrification is delayed। यानी राइस के फील्ड में डिनाइट्रिफिकेशंस एंड लीचिंग लॉसेस जो होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के लिए प्रिवेंट होता है। फिर से, इन राइस फील्ड टू प्रिवेंट डिनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग लॉसेस, यानी राइस के फील्ड में डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को और लीचिंग लॉसेस को रोकने के लिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को रिड्यूस्ड जोन में इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है फिर दिया जाता है सो दैट ताकि द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इज डिलेज, ताकि जो नाइट्रिफिकेशंस की प्रक्रिया है वो रुक जाए या फिर बहुत ही देरी से हो। नेक्स्ट पॉइंट, राइस फील्ड सबमर्ज्ड इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज इज बेनिफिशियल। यानी राइस का जो फील्ड होता है सबमर्ज यानी जलमग्न स्थिति, यानी जलमग्न राइस के फील्ड में 5 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। किसके दौरान? तो रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज के दौरान। यानी यदि राइस फील्ड सबमर्ज्ड इन सबमर्जेंस, यानी राइस फील्ड सबमर्जेंस इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज इज बेनिफिशियल। यानी राइस के सबमर्जेंस फील्ड यानी सबमर्जेंस राइस फील्ड सबमर्जेंस इन 5 सेंटीमीटर deep water during the reproductive and grain formation stage is beneficial। यानी राइस के सबमर्जेंस फील्ड में 5 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। किसके दौरान? तो यह ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज के और रिप्रोडक्टिव स्टेज के दौरान, जो कि राइस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइस ग्रेन रिलेटिवली रिच इन लाइसिन विच इज 4% ऑफ टोटल प्रोटीन फ्रैक्शंस। यानी राइस के दाने में अपेक्षाकृत लाइसिन की प्रधानता पाई जाती है और यह 4% टोटल प्रोटीन फ्रैक्शंस का देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन प्रोटीन इन राइस इज ओराइजिन। यानी कि राइस में जो मेन प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? तो ओराइजिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोपेनिल, जिसे का ट्रेड नेम स्टाम्प F34 होता है, इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड इन राइस। यानी राइस के फील्ड में, यानी राइस में जो सर्वाधिक फिर से प्रोपेनिल, जिसे हम स्टाम्प F34 के नाम से जानते हैं, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड इन राइस। यानी राइस में पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड के रूप में विस्तृत रूप से प्रयोग किए जाने वाला कौन सा हर्बिसाइड्स होता है? वो तो प्रोपेनिल होता है। इसी का ट्रेड नेम स्टाम्प F34 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। राइस के एरिया में इंडिया का पहला पोजीशन है, चाइना का दूसरा है, इंडोनेशिया का तीसरा है। बट प्रोडक्शन में चाइना पहले पोजीशन पे है, इंडिया दूसरे पे चला जाता है, इंडोनेशिया तीसरे पे, दोनों फिक्स है। एंड प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो राइस की प्रोडक्टिविटी में यूएसए का पहला स्थान है, जापान का दूसरा स्थान है एंड चाइना का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट,
इंडिया के केस में देखा जाए तो एरिया में वेस्ट बंगाल पहले पोजीशन पे, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे बिहार। प्रोडक्शन के केस में वेस्ट बंगाल का पहला पोजीशन, यूपी का दूसरा एंड आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान। प्रोडक्टिविटी में पंजाब का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, कितना, तो 34 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। Next heading is classification of rice. Genus Oryza have 24 species out of which 2 are cultivated. यानी पैडी की जो जीनस ओराइजा होती है इसके लगभग 24 स्पेसीज पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 2 ही स्पेसीज कल्टीवेटेड होते हैं। नंबर 1 ओराइजा सटाइवा जो कि डिप्लॉयड होता है और क्रोमोसोम नंबर इसका 2n=24 होता है। इट हैज़ 3 मेन जियोग्राफिक रेसेस। इसकी जो 3 मुख्य जियोग्राफिक रेसेस देखने को मिलता है। पहले नंबर पर आपका इंडिका आता है, दूसरे नंबर पर जापानिका आता है, तीसरे नंबर पर आपका जवानिका या फिर बालू राइस आता है। पहले पोजीशन पर आपका इंडिका है। इंडिका का मतलब क्या होता है, तो ग्रोन थ्रू आउट ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स इन इंडिया, यानी भारत में सभी प्रकार के ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में उगाया जाने वाला जो राइस होता है वो इंडिका राइस होता है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय टाल स्ट्रेचर, और इसे टाल स्ट्रेचर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो टाल स्ट्रेचर होता है। वीक स्टेम यानी कि स्टेम कमज़ोर होता है। इलांगेट ग्रेन, और इसका जो ग्रेन्स होता है वो इलांगेट होता है। और ड्रूपी लिप्स इसमें पाई जाती है। लो प्रोडक्टिविटी इसकी होती है और इरेस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशंस, यानी हाई इनपुट कंडीशंस के लिए यह इरेस्पॉन्सिव होती है। दूसरे नंबर पे आपका आता है जापानिका राइस। सेकंड पोजीशन पे आपका जापानिका राइस आता है। ग्रोन इन टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ जापान, यानी जापान के टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाए जाने वाला राइस जापानिका राइस होता है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय शार्ट स्ट्रेचर, स्टर्डी स्टेम, नैरो इरेक्ट एंड डार्क ग्रीन लीव्स, responsive to intensive input conditions, having highest productivity, grain shape are oval to round in shape। यानी जापानिका राइस जो होता है वो टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, जापान के टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जाता है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, शार्ट स्ट्रेचर होता है, स्टर्डी स्टेम होता है, नैरो इरेक्ट एंड डार्क ग्रीन लीव्स होता है, एंड रेस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव इनपुट कंडीशंस देखने को मिलता है। हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ग्रेन शेप आर ओवल टू राउंड इन शेप, और इसके जो ग्रेन की साइज होती है या इनके ग्रेन की जो आकृति होती है वह ओवल से लेके राउंड इन शेप में होती है। तीसरे नंबर का राइस है जवानिका राइस, जिसे बालू राइस के नाम से जाना जाता है। ग्रोन इन इंडोनेशिया, यानी जवानिका राइस या फिर बालू राइस को इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है। फ्यू टिलर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो इसमें कुछ ही टिलर्स दिखाई देते हैं। वाइल्ड फार्म वाला राइस होता है और हैज मैनी आंस एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड, और इसमें बहुत सारे दूर से या फिर आंस पाए जाते हैं। और इसके क्रॉप की जो पीरियड होती है वो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन वाला होता है। दूसरे नंबर का जो स्पेसीज है ओराइजा ग्लेबेरिया, दूसरे नंबर का जो स्पेसीज है ओराइजा ग्लेबेरिया है। इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका ओनली, यानी केवल वेस्ट अफ्रीका या फिर पश्चिमी अफ्रीका में उगाए जाने वाला जो राइस की स्पेसीज होती है वो ओराइजा ग्लेबेरिया होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस। राइस का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, तो राइस का ओरिजिन प्लेस इंडो बर्मा रीजन है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ राइस। राइस इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, यानी राइस जो होती है वो एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होता है।
फ्रूट टाइप इसका करियोप्सिस होता है, इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो करियोप्सिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेन आर करियोप्सिस इज टाइटली इंक्लोज्ड बाय द लेमा एंड पेलिया कलेक्टिवली कॉल्ड द हल। यानी इसकी जो ग्रेन्स होता है, यानी कि जो राइस का ग्रेन्स होता है या फिर राइस का जो करियोप्सिस होता है, यह टाइटली इंक्लोज्ड होता है लेमा एंड पेलिया के द्वारा, जिसे हम दोनों को आपस में मिलाकर हल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट वेट ऑफ राइस, वेट ऑफ 100 ग्रेन 1000 ग्रेन इज 25। यानी राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो 1000 ग्राम का भार जो होता है वो 25% होता है, जबकि बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है, बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो 21 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, rice stem is commonly called the haim or come, which made up of a series of nodes and internodes। यानी राइस के स्टेम में समांतर हाम या फिर कम पाया जाता है, जो कि नोड्स एंड इंटरनोड के सीरीज से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज पैनिकल विच इज ए ग्रुप ऑफ स्पाइकेलेट्स। यानी राइस के क्रॉप्स में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पैनिकल होता है, जो कि स्पाइकेलेट के समूह से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट, यानी राइस में किस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, तो राइस एक प्रकार का C3 प्लांट्स होता है और 60 डे प्लांट्स होता है, और इसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, सॉइल फॉर पैडी कल्टीवेशन, यानी पैडी कल्टीवेशन के लिए सॉइल की कैसी आवश्यकता होती है, तो क्ले एंड क्ले लोम सॉइल्स आर बेस्ट सुइटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। यानी राइस के कल्टीवेशन के लिए सर्वाधिक सुइटेबल जो सॉइल्स होता है वो क्ले एंड क्ले लोम सॉइल्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक सॉइल्स आर गुड फॉर राइस कल्टीवेशन, मोस्ट सुइटेबल pH रेंज इज बिटवीन 4 to 6। यानी एसिडिक सॉइल्स जो होती है वो राइस के कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सर्वाधिक राइस के कल्टीवेशन के लिए जो सूटेबल pH रेंज होता है वो 4 to 6 के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज 21 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स। यानी औसत टेम्परेचर प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी कि राइस के प्लांट की ग्रोथ के लिए जो औसत तापमान की आवश्यकता होती है वो 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया मोस्टली राइस कल्टीवेटेड ऑन लो लैंड कंडीशंस। यानी भारत में सर्वाधिक जो राइस का कल्टीवेशन होता है वो लो लैंड कंडीशंस में किया जाता है। यानी भारत में सर्वाधिक जो राइस का कल्टीवेशन है वो लो लैंड कंडीशंस में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइस इज सेमी एक्वेटिक प्लांट्स ग्रोन best under submerged conditions। Under these conditions, the atmosphere oxygen is transported by erenchymatous tissue of leaves। यानी राइस जो होता है एक प्रकार का सेमी एक्वेटिक प्लांट्स होता है, जो कि सबमर्ज्ड कंडीशंस के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से उगाया जाता है। अंडर दिस कंडीशंस द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय। यानी इस कंडीशंस के अंतर्गत जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है वो एरेनकाइमेटस टिश्यू के द्वारा, यानी पत्तियों में पाए जाने वाले एरेनकाइमेटस टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। फिर से राइस इज ए सेमी एक्वेटिक प्लांट। राइस जो होता है एक प्रकार का सेमी एक्वेटिक प्लांट्स होता है, जो कि ग्रोन बेस्ट अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन, यानी जिसे सबमर्ज्ड कंडीशंस के अंतर्गत सबसे अच्छी प्रकार से उगाया जाता है। अंडर देज कंडीशन, यानी इस कंडीशन के अंतर्गत जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है यह पत्तियों में पाए जाने वाले एरेनकाइमेटस टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, related to seasons related to paddy cultivations। seasons related to paddy cultivation। फर्स्ट पॉइंट, related to paddy cultivations as sowing टाइम इसका अप्रैल मई होता है। इसके लिए AA, M,
आम। अस का सोविंग टाइम अप्रैल मई का महीना होता है इसी को, जबकि अमन खरीफ। अस का सोविंग टाइम अप्रैल मई होता है। अमन जो कि अमन को ही खरीफ राइस के नाम से, अमन राइस को खरीफ राइस के नाम से भी जाना जाता है। इसका सोविंग टाइम जो होता है ये आपका जून जुलाई का महीना होता है, इसी को हम अमन जून के नाम से जानते हैं। जबकि बोरो राइस का ग्रोविंग टाइम, सोविंग टाइम जो था वो नवंबर दिसंबर का महीना होता है। बोरो राइस के लिए ट्रिक है बोरान। बोरो राइस के लिए जो ट्रिक है वो बोरान है, यानी बोरो राइस का सोविंग टाइम, बोरो राइस को हम स्प्रिंग राइस के नाम से भी जानते हैं, और बोरो राइस का सोविंग टाइम नवंबर दिसंबर का महीना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री ओनली अमन खरीफ क्रॉप इज टेकन ड्यू टू फॉल ऑफ टेम्परेचर इन विंटर, यानी सर्दी के मौसम में टेम्परेचर के गिरने के कारण अमन खरीफ क्रॉप्स को केवल भारत के वेस्ट पार्ट में, यानी भारत देश के वेस्ट पार्ट में उगाया जाता है। फिर से इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, यानी देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में केवल अमन क्रॉप्स या फिर खरीफ क्रॉप्स को लिया जाता है, क्योंकि उस समय ठंडी में टेम्परेचर जो होता है वो एकदम नीचे की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज वैरायटीज ऑफ राइस। नेक्स्ट हेडिंग इज वैरायटीज ऑफ राइस। First point related to varieties of rice. First dwarf variety of rice developed in the world, Taichung native in Taiwan 1964 to 65, यानी पूरे विश्व में जो प्रथम फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी राइस की निकाली गई थी उसका नाम ताइचुंग नेटिव वन था, जो कि 1964-65 में ताइवान में निकाली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी डेवलप्ड इन वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जो प्रथम हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी निकाली गई थी उसका नाम IR8 था, इसी को हम मायरेकल ऑफ वर्ल्ड राइस के नाम से जानते हैं। बाई क्रॉस बिटवीन पेटा DG यूजियन, यानी सर्वप्रथम हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी विकसित किया गया था पूरे विश्व में, उसका नाम IR8 है, जो कि पेटा इंटू DG यूजिन के क्रॉस से तैयार किया गया था। और IR8 को मायरेकल राइस ऑफ इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इट वाज द फर्स्ट नॉन फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी टू बी रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1966, यानी कि 1966 ईस्वी में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी, जो प्रथम फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी थी वो आपका IR8 थी, जो कि पेटा एंड इंटू DG यूजिन के क्रॉस से निकाली गई थी, और यह पूरे विश्व में प्रथम हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी के नाम से जाना जाता है, और इसे ही मायरेकल राइस ऑफ इन द वर्ल्ड कहा जाता है, जबकि इंडिया में जया को मायरेकल राइस ऑफ इन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरली मीनिंग ऑफ DG यूजिन इज ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड, यानी लिटरली जो DG यूजिन का मीनिंग होता है वो D का मतलब होता है ब्राउन, G का मतलब होता है टिप्ड, एंड U का मतलब होता है शॉर्ट, एंड जेन का मतलब होता है लेग्ड, यानी ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। यह लिटरली मीनिंग होता है किसका, तो DG यूजिन का। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया वाज ताइचुंग नेटिव वन इन 1964 to 65, यानी सन 1964-65 में ताइचुंग नेटिव वन इंडिया में प्रथम इंट्रोड्यूस्ड राइस की वैरायटी होती है। फिर से फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया वाज ताइचुंग नेटिव, फर्स्ट
इन 1964 to 65 सन 1964-65 में ताइचुंग नेटी वन भारत में प्रथम इंट्रोड्यूस्ड राइस की वैरायटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, IR8 वाज द सेकेंड इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी इन इंडिया फ्रॉम द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस इन 1966 यानी कि सन 1966 ईस्वी में आए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मनीला फिलीपींस में सिचुएटेड है, इसी के द्वारा भारत में सेकेंड इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी का नाम कौन था, तो IR8 था। फिर से IR8 वाज द सेकेंड इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी इन इंडिया, भारत में द्वितीय इंट्रोड्यूस्ड राइस की वैरायटी का नाम IR8 था, जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के द्वारा 1966 ईस्वी में निकाला गया था। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी इज जया, रिलीज्ड इन 1968, इवॉल्व्ड बाय डॉक्टर शास्त्री, एंड इट इज ए क्रॉस बिटवीन ताइचुंग नेटी वन इंटू टाइप 141 या फिर 141। इट इज गुड यील्डर as compared to Taichung naty 1 and IR8 both, hence called miracle rice in India। यानी फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया, यानी कि सर्वप्रथम इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटी जो कि अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी के नाम से जाना जाता है, उसका नाम जया है। फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी इज जया, यानी फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी का नाम जया है, जो कि 1968 ईस्वी में विकसित किया गया था। और किसके द्वारा विकसित किया गया था, डॉक्टर शास्त्री नामक साइंटिस्ट के द्वारा विकसित किया गया था। एंड इट इज ए क्रॉस बिटवीन, और यह किसके क्रॉस से निकाला गया था, तो ताइचुंग नेटी वन इंटू टाइप 141 के क्रॉस से निकाला गया। It is good yielder as compared to Taichung naty 1 and IR8 both, hence called miracle rice in India। यानी यह it is good yielder as compared to Taichung naty 1 into IR8 both, hence called miracle rice in India। यानी डॉक्टर शास्त्री के द्वारा जो 1968 ईस्वी में जया वैरायटी को निकाला गया था, यह विश्व में निकाली गई प्रथम वैरायटी जो कि ताइचुंग नेटी वन था, और दूसरे नंबर की जो वैरायटी थी IR8, इन दोनों से ही अच्छा यील्ड देने वाली थी, इसीलिए इसे भारत में मिरेकल राइस इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, या फिर भारत में धान का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कटक उड़ीसा इवॉल्वेड 2 वैरायटीज, यानी कि भारत में कटक उड़ीसा के द्वारा धान की 2 वैरायटी निकाली गई थी। एक तो आपका मलिंगा था, दूसरा आपका महसूरी। यानी कटक उड़ीसा के द्वारा भारत में 2 वैरायटी राइस की निकाली गई थी। एक पहले का नाम मलिंगा था, दूसरे का नाम महसूरी था। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, यानी राइस की कौन कौन सी वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी के नाम से जानी जाती है, तो पहले नंबर पर आपका जगन्नाथ है, दूसरे नंबर पर सत्तारी। यानी पहला जगन्नाथ, दूसरा सत्तारी, ये दोनों वैरायटी जो होते हैं वो राइस की म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडलिंग, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग के लिए कौन कौन सी राइस की वैरायटी सूटेबल मानी जाती हैं, तो एक तो आपका बाला होता है, कावेरी होता है, नगीना 22 होता है, पूसा 2-21 होता है। यानी वैरायटी सूटेबल फॉर डायरेक्ट सीडिंग, यानी कि सीधे बुआई के लिए कौन कौन सी वैरायटी सूटेबल मानी जाती है, तो पहले नंबर पे बाला, दूसरे नंबर पे कावेरी, तीसरे नंबर पे नगीना 22 एंड चौथे नंबर पे आपका पूसा 2-21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BLB यानी जिसे हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी के नाम से जानते हैं, यह किसके प्रति टॉलरेंट होता है, तो TKM6 के प्रति टॉलरेंट होता है। यानी कि BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो कि TKM6 के प्रति टॉलरेंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी कौन सी होती है, तो सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंट वैरायटी जो होती है वो IR8 होती है एंड लूनीश्री वैरायटी होती है। यानी कि सैलिनिटी या फिर लवणता के प्रति टॉलरेंट वैरायटी कौन कौन सी होती है राइस की, तो IR8 होता है एंड लूनीश्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुइटेबल फॉर
फॉर वाटर लॉड एरिया, यानी जलमग्न क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल राइस की वैरायटी कौन कौन सी होती है? तो एक तो आपका जलमग्न होता है, दूसरा आपका जलमणि होता है, जलमणि होता है। पहले नंबर पे जलमग्न होता है, दूसरे नंबर पे जलमणि होता है। यानी कि सुइटेबल फॉर वाटर लॉड एरिया, यानी कि जलमग्न क्षेत्रों के लिए सुइटेबल राइस की वैरायटी कौन सी होती है? तो आपका जलमग्न होता है एंड जलमणि होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में प्रथम हाइब्रिड बासमती राइस का कौन सा है? तो PRH10 है। फिर से फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में बासमती राइस का जो प्रथम हाइब्रिड है उसका नाम PRH10 है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया, यानी भारत में राइस की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी का क्या नाम है? तो CORH फर्स्ट, जो कि 1994 ईस्वी में रिलीज किया गया था। फिर से फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया, भारत में राइस की जो प्रथम हाइब्रिड का नाम है उसका क्या है? तो CORH फर्स्ट है, जो कि 1994 ईस्वी में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, वैरायटी रिलीज फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नोरिन 18, पूसा 2-21 एंड बासमती 370, पंकज IR 20, यानी वैरायटी रिलीज फ्रॉम IARI, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलीज की गई राइस की कौन कौन सी वैरायटी है? तो एक तो आपका नोरिनेट वैरायटी है, दूसरे नंबर पे आपका नोरिन 18 वैरायटी आता है, तीसरे नंबर पे आपका पूसा 2-21 आता है एंड चौथे नंबर पे आपका बासमती 370 आता है एंड पाँचवें नंबर पे पंकज आता है एंड छठवें नंबर पे आपका IR 20 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा बासमती फर्स्ट इट्स वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी अंडर क्वालिटी राइस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IARI थ्रू कन्वर्जेंट ब्रीडिंग, यानी कि कन्वर्जेंट ब्रीडिंग के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कन्वर्जेंट ब्रीडिंग के द्वारा IARI द्वारा राइस की फिर से इट वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी अंडर क्वालिटी राइस, यानी क्वालिटी राइस के अंतर्गत देखा जाए तो बासमती फर्स्ट राइस जो था क्वालिटी राइस के अंतर्गत पूरे विश्व में प्रथम हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी के रूप में जाना जाता है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IARI, और यह कहाँ से विकसित किया गया था? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कन्वर्जेंट ब्रीडिंग के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर डेवलप्ड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अदर वैरायटीज ऑफ राइस पद्मा फॉर अपलैंड्स के लिए, यानी कि जो अपलैंड एरिया होता है वहाँ के लिए पद्मा वैरायटी सुइटेबल होता है। पंकज वाटर लॉर्ड कंडीशंस के लिए पंकज वैरायटी सुइटेबल्स होती हैं। नेक्स्ट रत्ना, नेक्स्ट चंबल, सीता, साबरमती एट्सेट्रा, यानी साबरमती, सीता, चंबल, रत्ना, पंकज वाटर लॉर्ड कंडीशंस के लिए, पद्मा फॉर अपलैंड कंडीशंस के लिए सुइटेबल राइस की वैरायटी होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज सीड रेट ऑफ राइस, नेक्स्ट हेडिंग इज सीड रेट ऑफ राइस। ब्रॉडकास्टिंग के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। ड्रिलिंग के लिए 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। हाइब्रिड राइस के लिए 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। डेपोग मेथड्स में 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी एक मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 1.5 से 3 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता होती है। रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की आवश्यकता 20 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, यानी राइस के लिए जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखा जाता है कितना रखा जाता है? तो राइस के लिए जो प्लांटिंग डिस्टेंस होता है वो 20 × 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। ब्रॉडकास्टिंग में राइस का सीड रेट 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ड्रिलिंग में 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। हाइब्रिड राइस का 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है एंड डेपोग मेथड का 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है सीड रेट। नेक्स्ट heading is fertilizer management. Next heading is fertilizer management. First point related to fertilizer management. NPK ratio 100:60:60 and 25 kg zinc sulfate at last puddling is generally recommended in rice for high yielding varieties, यानी high yielding varieties के लिए राइस में समांतर लास्ट पडलिंग के दौरान जिंक सल्फेट की 25 किलोग्राम मात्रा और NPK की
फिर से fertilizer management. First point related to fertilizer management in rice crop. NPK ratio 100:60:60 and 25 kilogram zinc sulfate at last planting is generally recommended in rice for high yielding varieties. यानी राइस की हाई यील्डिंग वैरायटीज के लिए जो समानतः रिकमेंडेड, फिर से राइस के हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए लास्ट पर्लिंग के दौरान 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की आवश्यकता होती है और एनपीके की 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की, 60 किलोग्राम फास्फोरस की और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर लॉर्ड पोडल सॉइल्स डेवलप्ड 2 जोन्स, यानी कि वाटर लॉर्ड पोडल सॉइल्स में 2 प्रकार के जोन्स विकसित होते हैं, यानी कि जो जलमग्न पडल्स मृदा होते हैं या फिर जो जलमग्न पडल्स सॉइल्स होते हैं उसमें 2 प्रकार के जोन्स दिखाई देते हैं। द अपर जोन 1 to 10 millimeter, a thin surface layer which contains oxygen is called oxidized zone है, यानी जो अपर जोन का 1 से 10 मिलीमीटर वाला क्षेत्र होता है, यह इस पे एक पतली सरफेस लेयर पाई जाती है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। इसी को हम ऑक्सीडाइज्ड जोन के नाम से जानते हैं। एंड इमीडिएटली बिलो द ऑक्सीडाइज्ड लेयर लाइज रिड्यूस्ड लेयर विच कंटेन्स नो ऑक्सीजन कॉल्ड रिड्यूस्ड जोन, यानी ठीक ऑक्सीडाइज्ड जोन के नीचे ही एक लेयर पाई जाती है जिसे रिड्यूस्ड लेयर के नाम से जानते हैं और इस जोन में ऑक्सीजन की मात्रा एब्सेंट रहती है। सेकेंड पॉइंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, यूज ऑफ नाइट्रेट fertilizer in paddy fields should be avoided due to more susceptibility to loss of nitrogen through leaching and डिनाइट्रिफिकेशन, यानी लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो नाइट्रोजन का सर्वाधिक लॉस होता है वह, यानी यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स, यानी पैडी के फील्ड्स में नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के प्रयोग के लिए, यानी कि पैडी के फील्ड्स में नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के प्रयोग के लिए जो फिर से यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू मोर ससेप्टिबिलिटी टू लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन, यानी लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन का जो लॉस होता है पैडी के कल्टीवेशंस में, तो ये इसीलिए इसमें नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के एप्लीकेशंस को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है। फिर से यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स इन पैडी फील्ड्स, यानी पैडी के फील्ड्स में जो नाइट्रोजन का नाइट्रेट फर्टिलाइजर, यानी पैडी के फील्ड्स में जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है यह बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है। क्यों अवॉइड किया जाता है? क्योंकि पैडी के फील्ड्स में जो नाइट्रोजन होती है यह लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा लॉस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस इन लो लैंड द डीप प्लेसमेंट ऑफ द अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन द reduced zone has been proved to be efficient method of nitrogen application than other methods. इसे hence in low land the deep placement of ammonical form of nitrogenous fertilizers, यानी कि जो reduced zone होता है वहाँ पर अमोनिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का जो एप्लीकेशंस होता है वो अन्य मेथड्स की अपेक्षा जो फिर से हेंस इन लो लैंड द डीप प्लेसमेंट ऑफ अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यानी कि लो लैंड राइस में अमोनिकल फर्टिलाइजर का डीप प्लेसमेंट किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो इन द रिड्यूस्ड जोन हैज़ बीन प्रूव्ड टू इफिशिएंट मेथड ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन दैन अदर मेथड्स, यानी अदर मेथड्स की अपेक्षा इस मेथड्स में नाइट्रोजन एप्लीकेशंस का जो इफिशिएंट तरीके से यूज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ वी हैव
to use nitrate fertilizer in lowland, then we should be incorporated in oxidized zone। यानी यदि हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का प्रयोग फिर से इफ़ वी हैव टू यूज नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन लो लैंड, यदि हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का प्रयोग लो लैंड में करते हैं तो इसी के कारण इफ़ वी हैव टू यूज नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन लो लैंड देन वी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑक्सीडाइज्ड जोन ओनली। यदि हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का प्रयोग यदि राइस के केस में करते भी हैं तो लो लैंड की अपेक्षा लो लैंड पर ऑक्सीडाइज्ड जोन में केवल करते हैं। फिर से नाइट्रेट फर्टिलाइजर का सीधा कहने का मतलब है 1 से 10 मिलीमीटर तक आपका जो ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है इसी क्षेत्र में हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे जो क्या पाया जाता है तो रेड्यूस्ड जोन में अमोनिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि राइस के फील्ड में हमेशा पानी भरा रहता है, तो इसलिए अपर लेयर पर जो है पानी अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको रेड्यूस्ड जोन में दिया जाता है 10 मिलीमीटर के नीचे वाले क्षेत्र में। खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन राइस, यानी राइस के फील्ड में नाइट्रोजन की यूज इफिशियंसी कितना होता है तो 30 से 40% तक होता है। यानी कि राइस के फील्ड में नाइट्रोजन की जो यूज इफिशियंसी होती है कितना होती है तो 30 से 40% तक होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ राइस could be brought down by about 25 to 30% through biofertilizers algae। यानी it has been estimated that the total nitrogen requirement of rice could be brought down by about 25 से 30% through biofertilizers, यानी biofertilizers के It has been estimated that the total nitrogen requirement of rice could be brought down by about 25 to 30% through biofertilizers algae। नेक्स्ट पॉइंट, इन एडिशन टू ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे BGA के नाम से जानते हैं, इसी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। द एसोसिएशन ऑफ वाटर फन एजोला विथ द ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना एजोली आल्सो हेल्प इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी यदि हम ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया का राइस के फील्ड में एडिशंस करते हैं तो यह इन एडिशन टू ब्लू ग्रीन एल्गी द एसोसिएशन ऑफ वाटर फन एजोला विथ द ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना एजोली आल्सो हेल्प इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी राइस के केस में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस में जो एनाबिना एजोली होता है, यह एनाबिना एजोली जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, यह वाटर फन एजोला के साथ क्रिया फिर से यार बहुत ही बेकार। नेक्स्ट पॉइंट इज इन एडिशन टू ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी राइस के फील्ड में जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया का एडिशन करते हैं तो यह वाटर फर्न के साथ एसोसिएशंस करके ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर फर्न के साथ एसोसिएशन करके, जो कि एनाबिना एजोली के नाम से जाना जाता है, यह बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एजेटोबैक्टर इट इज ए नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यानी कि एजेटोबैक्टर जो होता है वो एक प्रकार का नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। आल्सो फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकली इन अपलैंड राइस फील्ड। यानी अपलैंड राइस फील्ड में बायोलॉजिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए
जिस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं वह आपका एजिटोबैक्टर होता है। फिर से एजिटोबैक्टर एक प्रकार का नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसका प्रयोग अपलैंड राइस फील्ड में बायोलॉजिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज खैरा डिजीज ऑफ राइस। फर्स्ट पॉइंट related to खैरा disease. Zinc deficiency causes खैरा disease in rice usually at nursery stage. यानी नर्सरी स्टेज पर सामान्यतः राइस में खैरा डिजीज का कारण जिंक की डिफिशियंसी होती है। यानी कि नर्सरी स्टेज पर सामान्यतः राइस में खैरा डिजीज का कारण जिंक की डिफिशियंसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द टिप ऑफ द जिंक डिफिशियंट लीव्स फर्स्ट बिकम येलो एंड देन ड्राई एंड प्लांट रिमेंड स्टंटेड। यानी द टिप ऑफ द जिंक डिफिशियंट लीव्स, यानी कि जहाँ पर भी यानी राइस की पत्तियों में जहाँ पर भी राइस की पत्तियों में यानी राइस की पत्तियों के किनारे पर जिंक की डिफिशियंसी सर्वप्रथम दिखाई देती है, वो भी येलो कलर का। इसके बाद वह सूख जाता है, फिर इसके बाद जो प्लांट रहते हैं वो स्टंटेड या फिर बौने रह जाते हैं। फिर से, द टिप ऑफ जिंक डिफिशियंट लीव्स फर्स्ट बिकम येलो एंड देन ड्राई एंड प्लांट रिमेंड स्टंटेड। यानी जो राइस के प्लांट का जो लीव्स होता है उसमें जो है पत्तियों के किनारे पर जिंक की डिफिशियंसी दिखाई देती हैं। वो भी पहले येलो कलर में दिखाई देती हैं, इसके बाद वह पत्तियां सूख जाती है, फिर इसके बाद प्लांट जो होता है पूरी तरह से स्टंटेड या फिर बौना रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिंक डिफिशियंसी इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रस्ट कलर्ड और ब्राउनिश रेड कलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर लिप्स। यानी राइस के आउटर लिप्स के सरफेस पे, यानी कि राइस के आउटर लिप्स सरफेस पे जो ब्राउनिश रेड कलरेशन होता है या फिर रस्ट कलर का जो अपीयरेंस होता है, यह जिंक की डिफिशियंसी के कारण दिखाई देता है। फिर से राइस के आउटर लिप्स के आउटर लिप सरफेस पे, यानी राइस के आउटर लिप सरफेस पर जो ब्राउनिश रेड कलरेशन होता है या फिर जो रस्ट कलरेशन होता है, यह जिंक की डिफिशियंसी के कारण ही दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वाई.एल. नीनी इन 1966 एट पंतनगर उत्तराखंड। यानी कि जिंक की डिफिशियंसी का रिपोर्ट सर्वप्रथम वाई.एल. नीनी नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1966 ईस्वी में पंतनगर उत्तराखंड में देखा गया था। यानी फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वाई.एल. नीनी इन 1966 एट पंतनगर उत्तराखंड। यानी कि पंतनगर उत्तराखंड में 1966 ईस्वी में वाई.एल. नीनी नामक साइंटिस्ट के द्वारा सर्वप्रथम जिंक की डिफिशियंसी को रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मैनेज्ड बाय स्प्रे ऑफ 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट एट नर्सरी स्टेज। यानी नर्सरी स्टेज पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग स्प्रे के रूप में राइस के फील्ड में किया जाता है। इट इज मैनेज्ड बाय स्प्रे ऑफ @ 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट एट नर्सरी स्टेज। यानी कि नर्सरी स्टेज पर जिंक सल्फेट की 5 किलोग्राम मात्रा को स्प्रे के रूप में हम प्रयोग करके राइस के फील्ड में मैनेज कर सकते हैं। किसकी? तो जिंक की डिफिशियंसी को। स्प्रे में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जबकि फील्ड में एट द टाइम ऑफ सोविंग 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर फोलियर स्प्रे ऑफ 0.5% जिंक सल्फेट इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप। यानी कि फसल की जो अर्ली स्टेज होती है उसी में 0.5% जिंक सल्फेट का इस फोलियर स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं। या फिर से फोलियर स्प्रे ऑफ 0.5% जिंक सल्फेट इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप्स। यानी कि फसल के अर्ली स्टेज में ही जिंक सल्फेट की 0.5% मात्रा का स्प्रे करके, फोलियर स्प्रे करके इसका मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्राउनिंग ऑफ राइस। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्राउनिंग ऑफ राइस, यानी कि राइस का ब्राउनिंग। First point, related to browning of rice. Iron toxicity in rice is known as ब्राउनिंग ऑफ राइस। यानी कि राइस में आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण क्या देखने को मिलता है? तो ब्राउनिंग ऑफ राइस, यानी राइस का जो ब्राउनिंग कलर होता है यह आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण देखने को मिलता है। इन केस ऑफ राइस, यानी राइस में जो आयरन की टॉक्सिसिटी होती है वो ब्राउनिंग ऑफ राइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन टॉक्सिसिटी इज द मेजर प्रॉब्लम टू
राइस प्रोडक्शन इन वाटर लॉट एसिड सल्फेट सॉइल्स ऑफ अल्टीसॉल्स एंड ऑक्सीसॉल्स सॉइल ऑर्डर्स, यानी कि जो राइस आयरन टॉक्सिसिटी इज मेजर प्रॉब्लम, आयरन की जो टॉक्सिसिटी होती है वह एक मेजर प्रॉब्लम होती है टू राइस प्रोडक्शन इन वाटर लॉट एसिड सल्फेट सॉइल्स ऑफ अल्टीसॉल्स एंड ऑक्सीसॉल्स सॉइल ऑर्डर्स, यानी कि सॉइल्स का जो अल्टीसॉल्स एंड सॉइल आर्डर्स का जो अल्टीसॉल्स या फिर ऑक्सीसॉल्स सॉइल आर्डर्स होता है, इसमें एसिड सल्फेट यानी वाटर लॉट एसिड सल्फेट में फिर से आयरन टॉक्सिसिटी इज द मेजर प्रॉब्लम टू राइस प्रोडक्शन, यानी राइस के प्रोडक्शंस में जो आयरन की टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम के रूप में जानी जाती है। इन वाटर लॉट एसिड सल्फेट सॉइल्स, जो कि सबसे ज़्यादा हो वाटर लॉट यानी कि जलमग्न एसिड सल्फेट जो सॉइल्स होता है, जो कि अल्टीसॉल्स एंड ऑक्सीसॉल्स सॉइल ऑर्डर्स के अंतर्गत आता है, इसी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द बिगनिंग ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी is characterized by the appearance of purple coloration at the leaf tips and finally has a scorched appearance, यानी कि बिगनिंग यानी प्रारंभ में आयरन की टॉक्सिसिटी का जो करेक्टरिस्टिक्स होता है यह पर्पल कलरेशंस के रूप में दिखाई देता है, यानी पर्पल कलर के रूप में दिखाई देता है। एट द लीफ टिप, जो कि पत्ती के किनारे पर बिल्कुल दिखाई देता है। एंड फाइनली हैज ए स्कॉच्ड अपीरियंस, और बाद में यह पूरी तरह से जो स्कॉच अपीरियंस या फिर जले हुए जो अपीरियंस होता है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट, फाल्गुना वैरायटी इज टॉलरेंट टू आयरन टॉक्सिसिटी, यानी फाल्गुना जो वैरायटी होती है यानी कि राइस की जो फाल्गुना वैरायटी होती है वो आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। फिर से ब्राउनिंग ऑफ राइस, यानी राइस का ब्राउनिंग किसके कारण होता है, तो आयरन टॉक्सिसिटी इन राइस नोन एज ब्राउनिंग ऑफ राइस, यानी कि राइस में जो आयरन की टॉक्सिसिटी होती है इसी के कारण इसे ब्राउनिंग ऑफ राइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन टॉक्सिसिटी इज द मेजर प्रॉब्लम टू राइस प्रोडक्शन, यानी राइस के प्रोडक्शन में जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो आयरन की टॉक्सिसिटी होती है। इन वाटर लॉट एसिड सल्फेट सॉइल्स ऑफ अल्टीसॉल्स एंड ऑक्सीसॉल्स सॉइल ऑर्डर, यानी कि वाटर लॉट यानी जलमग्न जो एसिड सल्फेट सॉइल्स होता है जो कि अल्टीसॉल्स एंड ऑक्सीसॉल्स सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आता है, तो उस कंडीशंस में राइस के प्रोडक्शंस में जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो आयरन टॉक्सिसिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द बिगिनिंग ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ पर्पल कलरेशन एट द लीफ टिप्स एंड फाइनली हैज ए स्कॉच्ड अपीयरेंस, यानी कि प्रारंभ में आयरन की टॉक्सिसिटी जो होती है वो किस रूप में दिखाई देती है, तो पर्पल कलर के रूप में दिखाई देती है। कहाँ पर दिखाई देती है, तो लीफ के टिप्स पे दिखाई देती है, यानी कि पत्तियों के किनारों पे दिखाई देता है, और अंतिम में यह अपीयरेंस जो होता है वो स्कार्ड या फिर जला हुआ हो जाता है। फाल्गुना जो होती है वो आयरन की टॉक्सिसिटी के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है इन केस ऑफ टॉलरेंस वैरायटी होती है इन केस ऑफ आयरन इन केस ऑफ ब्राउनिंग ऑफ राइस। नेक्स्ट हेडिंग इज सिलिकॉन इन राइस। नेक्स्ट इज सिलिकॉन इज राइस। अगला है सिलिकॉन इज इन राइस। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सिलिकॉन इन राइस, सिलिकॉन इज रिगार्डेड एज इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइस प्रोडक्शन, यानी राइस के प्रोडक्शंस में जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। फिर से राइस के प्रोडक्शंस में जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हम सिलिकॉन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सिलिकॉन इन राइस, सिलिकॉन डिफिशिएंट प्लांट्स आर सॉफ्ट एंड ड्रूपी, यानी सिलिकॉन डिफिशिएंट जो प्लांट्स होता है वह सॉफ्ट एंड ड्रूपी होता है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू सिलिकॉन in rice, silicon supply mostly required during the panicle initiation stage because during this stage root activity is relatively reduced and the rate of transpiration is high, यानी सिलिकॉन का जो सप्लाई है वो सर्वाधिक रूप से पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पर आवश्यक होता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस स्टेज रूट एक्टिविटी इज रिलेटिवली रिड्यूस्ड, क्योंकि इस दौरान जो रूट की एक्टिविटी का स्टेज होता है वो
सम रिलेटिवली रिड्यूस्ड होता है। फिर से सिलिकॉन सप्लाई मोस्टली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पेनिकल इनिशिएशन स्टेज ऑफ राइस, यानी राइस की जो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है उसी के दौरान सिलिकॉन की सप्लाई जो होती है वो सर्वाधिक रूप से आवश्यक होती है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस स्टेज यानी इस स्टेज पर रूट एक्टिविटी जो होती है, रूट की जो एक्टिविटी होती है वो रिलेटिवली रिड्यूस्ड हो जाती है एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, और जो प्लांट्स की जो ट्रांसपायरेशन रेट होती है वो उस समय हाई हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट सिलिकॉन प्रोवाइडेड एज थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर्स, यानी कि इट हैज़ बीन नोटिस्ड मतलब सिलिकॉन इन राइस, यानी सिलिकॉन की डिफिशियंसी जो होती है कब नोटिस की जाती है राइस के केस में, तो यह थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर यानी कि जो मोटी क्यूटिकल सिलिका लेयर यदि प्रोवाइड्स करता है। फिर से इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट सिलिकॉन प्रोवाइड्स, यानी कि यह तब नोटिस किया जाता है जब सिलिकॉन जो होता है प्रोवाइड करता है क्या, तो थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर प्रोवाइड करता है। बीच फंक्शंस एज ए बैरियर अगेंस्ट अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, और यह इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा जो अटैक होता है, यानी इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक होता है उसमें यह बैरियर का काम करता है। कौन? सिलिकॉन का जो थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलिकॉन डिफिशियंसी कैन बी करेक्टेड बाई एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्लैग एट द रेट 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर, बिकॉज बेसिक स्लैग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैल्शियम सिलिकेट्स, यानी फिर से सिलिकॉन डिफिशियंसी कैन बी करेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्लैग, यानी बेसिक स्लैग के एप्लीकेशंस के द्वारा ही सिलिकॉन की डिफिशियंसी को करेक्ट किया जा सकता है। फिर से सिलिकॉन डिफिशियंसी कैन बी करेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्लैग एट द रेट 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर, यानी 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेसिक स्लैग का यदि हम एप्लीकेशंस करते हैं तो यह इसी के द्वारा सिलिकॉन की डिफिशियंसी जो होती है वो करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज बेसिक स्लैग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, यानी कि बेसिक स्लैग जो होता है वो सर्वाधिक साधारण सोर्स किसका होता है, तो कैल्शियम सिलिकेट का साधारणतः सोर्स होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज बीड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हेडिंग इज बीज मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बीड मैनेजमेंट इन राइस फील्ड, इकाइनोक्लोआ क्रूसगेली, जिसे हम बार्नयार्ड ग्रास के नाम से जानते हैं, यानी बीड मैनेजमेंट इन राइस फील्ड। राइस के फील्ड में जो बीड मैनेजमेंट होता है या पहले नंबर पे इकाइनोक्लोआ क्रूसगेली होता है, जिसे हम बार्नयार्ड ग्रास के नाम से जाना जाता है, एंड इकाइनोक्लोआ कोलोनम होता है, जिसे वाइल्ड राइस के नाम से जाना जाता है। आर मेजर बीड्स इन राइस, यानी राइस में यह दोनों मेजर बीड्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी इकाइनोक्लोआ क्रूसगेली जिसे बार्नयार्ड ग्रास के नाम से जानते हैं, दूसरे नंबर पर आपका इकाइनोक्लोआ कोलोनम जिसे वाइल्ड राइस के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही मेजर बीड्स होते हैं किसके, तो राइस कल्टीवेशंस के। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू बीड मैनेजमेंट ऑफ राइस, the wheat problem is less in lowland transplanted rice compared to upland direct seeded, यानी अपलैंड जो डायरेक्ट सीडेड राइस होते हैं उसकी अपेक्षा जो lowland ट्रांसप्लांटेड राइस होता है इसमें वीट की प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है, यानी द वीट प्रॉब्लम इज लेस इन lowland ट्रांसप्लांटेड राइस कंपेयर टू अपलैंड डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी कि अपलैंड डायरेक्टेड सीडेड राइस की अपेक्षा जो लोलैंड ट्रांसप्लांटेड राइस होता है इसमें वीट प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग हर्बिसाइड यूज्ड इन राइस क्रॉप, यानी राइस की फसल में हर्बिसाइड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले नंबर पर आपका बेंथियोकार्ब होता है जिसका ट्रेड नेम सैटर्न होता है। इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अप्लाइड एट प्री इमरजेंस ऑफ बीट्स, यानी कि बीट्स के प्री इमरजेंस के रूप में 2 किलोग्राम बेंथियोकार्ब या फिर सैटर्न का प्रयोग किया जाता है। यानी हर्बिसाइड यूज्ड इन राइस क्रॉप, यानी राइस की फसल में प्रयोग किए जाने वाले हर्बिसाइड। तो पहले नंबर पे जो हर्बिसाइड्स है बेंथियोकार्ब जिसका ट्रेड नेम सैटर्न होता है। इसकी 2 किलोग्राम मात्रा जो होती है वो प्री इमरजेंस यानी कि खरपतवार के इमरजेंस होने से पहले ही अप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट हर्बिसाइड है प्रोपेनिल के लिए ट्रिक है प्रोस्टा, यानी स्टाम्प F34 होता है, यानी प्रोपेनिल का ट्रेड नेम स्टाम्प F34 होता है। इसकी 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाइड एट फर्स्ट वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग आर पोस्ट इमरजेंस ऑफ बीट्स, यानी कि
जब खरपतवार निकल जाते हैं या फिर उग जाते हैं तो उसी दौरान 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रोपेनिल या फिर स्टैम्प F34 का प्रयोग करते हैं। फिर से प्रोपेनिल या फिर जिसका ट्रेड नेम स्टैम्प F34 है, इसकी 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 1 सप्ताह बाद या फिर बीट्स के पोस्ट इमरजेंस के बाद जो है इसका प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर ब्यूटाक्लोर आता है, इसके लिए ठीक है ब्यूमी, इसके लिए ठीक है आपका ब्यूमी, BU से आपका ब्यूटाक्लोर हो जाएगा, ME से आपका मैचिट हो जाएगा। तो ब्यूटाक्लोर का ट्रेड नेम मैचिट होता है। इसकी 2 से 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्री इमरजेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। बीट्स हैव नॉट इमर्ज्ड इन फील्ड्स, और जो खरपतवार होते हैं यह फील्ड्स में बिल्कुल भी इमर्ज्ड या फिर इमर्ज्ड नहीं होते हैं। इट इज़ इफेक्टिव टू कंट्रोल बाथ एनुअल ग्रासेस एंड ब्रॉड लीव्स, यानी कि यह एनुअल ग्रासेस एंड ब्रॉड लीव्स दोनों के कंट्रोल के प्रति बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। एज प्री इमरजेंस आर बीट बिकॉज इमर्ज्ड बीट्स आर नॉट किल्ड। फिर से एज प्री इमरजेंस आर बीट्स, यानी बीट्स प्री इमरजेंस के रूप में जो खरपतवार होते हैं, इसी के कारण फिर से ब्यूटाक्लोर, जिसे मैचिट के नाम से जानते हैं, इसकी 2 से 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्री इमरजेंस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? तो बीट्स हैव नॉट इमर्ज्ड इन फील्ड्स, यानी फील्ड्स में जब बीट्स नहीं निकले रहते हैं, यानी बीट्स का जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है, इसीलिए इसे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं बीटाक्लोर को। इट इज़ इफेक्टिव टू कंट्रोल बाथ एनुअल ग्रासेस एंड ब्रॉड लीव्स, यानी कि ब्यूटाक्लोर जो होता है ये दोनों प्रकार के बीट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, जिसके अंतर्गत आपका एनुअल ग्रासेस आता है और चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो आता है। इसीलिए इसे प्री इमरजेंस ऑफ बीट्स कहते हैं, प्री इमरजेंस ऑफ बीट्स कहते हैं। बिकॉज इमर्ज्ड बीट्स आर नॉट किल्ड, यानी कि जो इमर्ज्ड बीट्स आर नॉट किल्ड, क्योंकि जो निकले हुए बीट्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इसे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे एनिलोफास होता है। चौथे नंबर पे क्या आता है? तो चौथे नंबर पे आपका एनिलोफास आता है। एनिलोफास का मतलब क्या होता है? इट इज ए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, यानी एनिलोफास भी आपका प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में जाना जाता है। अर्ली पोस्ट इमरजेंस सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ एनुअल ग्रासेस, सेजेस एंड सम ब्रॉड लीव्स बीट्स इन ट्रांसप्लांटेड एंड डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी कि डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेड या फिर डायरेक्ट सीडेड राइस में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, यानी कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए और जो एनुअल ग्रासेस होते हैं, सेजेस होते हैं, इनके कंट्रोल के लिए इस प्रकार के सेलेक्टिव हर्बिसाइड यानी पोस्ट इमरजेंट सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। किस के रूप में? तो यह प्री इमरजेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। 5वें नंबर पर आपका आता है पायराजो सल्फ्यूरान, पायराजो सल्फ्यूरान, जिसका ट्रेड नेम साथी होता है, यानी कि पायराजो सल्फ्यूरान, पायरेजो सल्फ्यूरान, जिसका ट्रेड नेम साथी होता है, यानी पायरेजो सल्फ्यूरान, जिसका ट्रेड नेम साथी होता है। इट इज़ न्यू सेलेक्टिव एंड सिस्टेमिक प्री एंड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड ऑफ राइस कैन बी यूज्ड बिफोर एंड अर्ली पोस्ट इमरजेंस ऑफ बीट्स, यानी पायरेजो सल्फ्यूरान, जिसका ट्रेड नेम साथी होता है। इट इज़ न्यू सेलेक्टिव एंड सिस्टेमिक प्री एंड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स, यानी कि पायरेजो सल्फ्यूरान जो होता है यह एक प्रकार का नया सेलेक्टिव एंड सिस्टेमिक प्री एंड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स होता है। किसका? तो राइस का। कैन बी यूज्ड बिफोर एंड अर्ली पोस्ट इमरजेंस ऑफ बीट्स, और जिसका प्रयोग जो होता है वो इमरजेंस निकलने के पहले या फिर अर्ली पोस्ट इमरजेंस ऑफ बीट्स, यानी बीट्स के इमरजेंस होने से पहले या बीट्स के जमने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू राइस कल्टीवेशन। First point related to rice cultivation. It involves cross plowing the young crop 4 to 6 weeks after sowing with a light country plow in 5 to 10 centimeter standing water once or twice. It involves cross plowing. बुशेनिंग जो होता है वो किस में इन्वॉल्व रहता है? तो क्रॉस प्लाउगिंग द यंग क्रॉप, यानी कि जो नई फसल होती है उसमें क्रॉस प्लाउगिंग के लिए
क्रॉस प्लाउगिंग में इन्वॉल्व रहता है। कब? तो 4 to 6 वीक्स आफ्टर सोविंग विथ ए लाइट कंट्री प्लाउ इन 5 to 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर वंस आर ट्वाइस। यानी बुशेनिंग जो होता है वो किस में इन्वॉल्व रहता है? इट इन्वॉल्व क्रॉस प्लाउगिंग द यंग क्रॉप, यानी जो नई फसल्स होती हैं उसमें क्रॉस प्लाउगिंग के लिए इन्वॉल्व रहता है क्या? बुशेनिंग। कब रहता है? तो 4 to 6 वीक्स आफ्टर सोविंग, यानी कि बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद यह किया जाता है राइस के केस में। विथ ए लाइट कंट्री प्लाउ, जो कि एक लाइट कंट्री प्लाउ से यह काम किया जाता है। कब किया जाता है? तो 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में किया जाता है और यह प्रक्रिया 1 या फिर 2 बार किया जाता है, यानी कि बुशेनिंग में 1 या 2 बार स्टैंडिंग क्रॉप में स्टैंडिंग वाटर यानी 5 से 10, यानी कि वो 1 बार लाइट कंट्री प्लाउ के द्वारा 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में 1 या 2 बार बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद यदि हम नए फसल्स में क्रॉस प्लाउगिंग करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही बुशेनिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बुशेनिंग। पर्पज बिहाइंड दिस टू कंट्रोल वीड्स, ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड्स एंड प्रोवाइड सॉइल एरेशंस। यानी बुशेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका वीड को कंट्रोल करना होता है, इसका मुख्य कंट्रोल्स होता है, यानी वीड को कंट्रोल करना इसका मेन उद्देश्य होता है। दूसरे नंबर पे ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड, यानी कि फसल को खड़ा होने के लिए अच्छा सिचुएशन प्रदान करना होता है। एंड सॉइल एरेशंस, यानी कि सॉइल में हवा पहुंच सके या प्रोवाइड हो सके, उसके लिए बुशेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पडलिंग ऑफ राइस। First point related to puddling. It is a process of destruction of soil aggregates by mechanical forces in soils with excessive moisture content। यानी excessive moisture content के साथ soils में जो मैकेनिकल फोर्स के द्वारा सॉइल के एग्रीगेट्स को डिस्ट्रक्ट करने के प्रोसेस को ही पडलिंग के नाम से जाना जाता है। फिर से एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट के साथ एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट के साथ सॉइल्स में मैकेनिकल फोर्स के द्वारा सॉइल के एग्रीगेट्स को डिस्ट्रक्ट करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? तो पडलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पडलिंग इट डिस्ट्रॉयज द सॉइल स्ट्रक्चर विच हैम्पर्स रूट पेनिट्रेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सक्सीडिंग अपलैंड क्रॉप्स ग्रोन इन रोटेशंस विथ राइस। यानी पडलिंग जो होता है यह सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, किसके द्वारा? तो हैम्पर्स रूट के पेनिट्रेशन के लिए, यानी कि पडलिंग डिस्ट्रॉयज द सॉइल स्ट्रक्चर, यानी पडलिंग के द्वारा जो सॉइल का स्ट्रक्चर जो होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण जो रूट का पेनिट्रेशन होता है उसको बढ़ावा मिलता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ सक्सीडिंग अपलैंड क्रॉप्स ग्रोन इन रोटेशनल विथ राइस, यानी राइस के साथ क्रॉप रोटेशंस में सक्सीडिंग क्रॉप्स के रूप में, यानी डेवलपमेंट ऑफ फिर से एंड द डेवलपमेंट ऑफ सक्सीडिंग अपलैंड क्रॉप्स, यानी कि सक्सीडिंग जो अपलैंड क्रॉप्स है इसके डेवलपमेंट के लिए राइस के साथ रोटेशंस में इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पडलिंग इंक्रीज द बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल अबाउट फ्रॉम 1.4 to 1.7 ग्राम पर सीसी। यानी राइस के फील्ड में यदि हम पडलिंग की प्रक्रिया करते हैं तो इससे जो राइस की बल्क डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और यह बल्क डेंसिटी कितनी होती है? तो 1.4 से लेके 1.7 ग्राम पर सीसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पडलिंग, इट इज डन विथ इक्विपमेंट नोन एज पडलर। यानी पडलिंग की क्रिया जो है एक इक्विपमेंट के द्वारा किया जाता है, जिस इक्विपमेंट का नाम है पडलर। ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग टू रिड्यूस पर्कुलेशन लॉसेस ऑफ वाटर इन ब्रैकेट मेन ऑब्जेक्ट, यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पडलिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो वाटर लॉसेस को, यानी रिड्यूस पर्कुलेशन लॉसेस ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो पर्कुलेशन लॉसेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो पडलिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी पडलिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो वाटर का जो पर्कुलेशन लॉसेस होता है उसको कम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू
पडलिंग टू रिड्यूस वीड इन्फेस्टेशन, यानी कि बीट के इन्फेस्टेशन को कम करने के लिए पडलिंग किया जाता है। यानी बीट के इन्फेस्टेशन, इन्फेक्शन का मतलब होता है जब सेल के अंदर जब कोई बैक्टीरिया एंट्री कर जाता है तो उसी को इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन इन्फेस्टेशन का मतलब होता है जब किसी सेल के चारों तरफ अटैक करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म और अंदर नहीं घुस पाता है तो उसी को सेल इन्फेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो यही मेन अंतर होता है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू पडलिंग टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, यानी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पडलिंग किया जाता है। बीट के इन्फेस्टेशन को कम करने के लिए पडलिंग किया जाता है। एंड पर्कुलेशन लॉसेस ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो पर्कुलेशन लॉसेस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए पडलिंग का प्रयोग करते हैं और यह मेन ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर, यानी कि राइस में वाटर के लिए जो क्रिटिकल स्टेज होता है कौन कौन सी होती है। तो राइस में वाटर का जो क्रिटिकल स्टेज होता है, पहले नंबर आपका टेलरिंग स्टेज होता है। इट कम्स 2 to 20 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, यानी ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 20 दिन बाद जो भी स्टेज आता है उसी को हम टिलरिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। फिर से टिलरिंग स्टेज, इट कम्स 2 to 20 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, यानी ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 20 दिन के बाद जो स्टेज आता है उसी को टिलरिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट, बूटिंग आर लेट पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, जिसे स्वेलिंग ऑफ द फ्लैग लीफ सीथ इज कॉल्ड बूटिंग, यानी बूटिंग जो होता है इसी को हम लेट पैनिकल इनिशिएशन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जो फ्लैग लीफ सीथ होता है या इसमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि बूटिंग या फिर लेट पैनिकल इनिशिएशन स्टेज में लीफ फ्लैग में क्या आता है तो लीफ फ्लैग सीथ, यानी फ्लैग लीफ सीथ में स्वेलिंग आ जाती है, इसीलिए इसे बूटिंग के नाम से जाना जाता है। इट इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर इन राइस क्रॉप, यानी कि राइस के फसल्स में वाटर के लिए जो सर्वाधिक क्रिटिकल स्टेज होता है वो आपका बूटिंग स्टेज होता है। नेक्स्ट, डेपुक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। अगला मेथड क्या है तो अगला मेथड है डेपुक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। डेपुक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन के बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।